सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय और आप ई पाठशाला पे क्लास 9 की हिस्ट्री देख रहे थे। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। चैप्टर आपको पता है 4 है। क्लास 9 की अगर आप प्रिपरेशन ई पाठशाला से करना चाहते हैं सो आई गारंटीड यू कि चैप्टर बड़ा बारीकी से और सही तरीके से आप समझेंगे और काफ़ी कुछ समझ में आएगा जो एनसीईआरटी आपको नहीं बताती है, वो ई पाठशाला चैनल आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेगा। वीडियो को लेक्चर सीरीज 3 है। अगर आप सभी लोग ईपी फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम अकाउंट तो ज़रूर जुड़िएगा। ई पाठशाला का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं जुड़े, कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये कोशिश कर रहे थे बताने की किस तरीके से अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे भारत में जो जंगल में रहने वाले लोग थे उनकी लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट हुई। और उसके साथ साथ ही हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने, बहुत सारी समुदायों ने उनके खिलाफ विद्रोह भी किया और उस विद्रोह को काफ़ी कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिली, लेकिन एंड में उसे कुचल दिया गया। और बहुत सारे हमारे जो समुदाय, जंगल समुदाय में रहने वाले जो लोग थे, उनका बिरसा मुंडा और ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम भी हमें आज तक इतिहास के अंदर याद है। एनसीईआरटी को सेम यही सिचुएशन को कंपेयर करते हुए उसने हमें तीसरे पार्ट में ये समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था, ऐसा आगे भी दूसरी जगहों पे भी हुआ था। जैसे एग्जाम्पल के लिए जावा के पूरे फॉरेस्ट में रहने वाले लकड़हारे, यानी कि आप कह सकते हैं वुड क्रैकर्स जो थे वो लोग। उसके बाद अगर आप देखें तो 4.2 में डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में भी समझाने की कोशिश करी गई है। और फिर यहाँ पे समीन्स के चैलेंज, समीन लोग कौन थे वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, युद्ध और वनों की कटाई किस तरीके से हुई हम वो समझेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जावा के अंदर, डच के अंदर जो फॉरेस्ट से रिलेटेड, वन से रिलेटेड डेवलपमेंट हुए वो क्या थे। तो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जब जावा आप देख सकते हैं अपने एक छोटा सा आइसलैंड कंट्री है, द्वीपों से 7 द्वीपों से जुड़ा हुआ देश है जावा इन इंडोनेशिया, वेयर इज डच स्टार्टेड टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोग आए, ऐसे जावा यानी कि इंडोनेशिया के अंदर डच लोग आए। डच लोग ने ही वहाँ पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया क्योंकि उन लोगों को वहाँ से लक्कड़ चाहिए थी और लक्कड़ जैसे अंग्रेजों को इंडिया से चाहिए थी, ऐसे ही डच लोगों को जावा यानी कि इंडोनेशिया से लक्कड़ चाहिए थी। और दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए सेम वैसा ही सिस्टम बनाया जैसा अंग्रेजों ने करा। अगर आप देखो तो डच के लोग यहाँ से कहीं से निकल के आए और यहाँ के इलाकों में जहाँ आप देख सकते हैं वहाँ पे इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। अब डच के लोगों ने इंडोनेशिया में अपने शिप पहुँचाए तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे डच के लोग जब पहुँचे 16वीं शताब्दी के टाइम पीरियड पे, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे 3.4 बिलियन की आबादी वहाँ पे रहती थी और एग्रीकल्चर के कामकाज में ही लगी हुई थी। आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, जकार्ता ये डच आज के प्लेस में, यहाँ पे जावा है, बाली है, यहाँ पे मालेकशर है, फिर यहाँ पे और भी प्लेसेस हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको जो ग्रीन में दिख रहा है ये इंडोनेशिया कंट्री का पार्ट है। अब यहाँ पे वहाँ पे वुड कटर्स रहा करते थे जो बहुत बड़ी मात्रा में वनों को काटते थे और उनका मानना यही था कि जंगल जो है उन्हीं की ही प्रॉपर्टी है और वुड कटर्स का पूरी तरीके से अधिकार था कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करें या अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए जंगल काटने का काम करें। तो जंगल काटने का अधिकार उस समय इन लोगों को ही होता था और जब यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इनका लाइफ थोड़ा सा इम्पैक्ट हो गया। आप देखेंगे कि देवर वैल्यूएबल that in 1755 when the Mataram kingdom of Java split, इनकी लाइफ और ज़्यादा प्रभावित जब हो जाती जब पूरी तरीके से जो वहाँ पे किंगडम थे, अब किंगडम माताराम किंगडम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्प्लिट हो गया, टूट गया और टूटने के बाद वुड कटर्स की लाइफ को थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर लेती है इन जंगलों के ऊपर 18वीं सेंचुरी तक आते आते, तो उसके बाद यही कलंग्स लोग जो जंगल काटा करते थे उनको कहीं ना कहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करने का मौका मिला, क्योंकि डचेस कहते थे कि फॉरेस्ट में अगर आप घुसेंगे तो आप एक तरीके से क्रिमिनल ट्राइब्स कहलाएंगे। हाँ, आपको जंगलों में रखने के लिए, रोकने के लिए परमिशन मिल सकती है अगर आप डच के लिए जंगलों को काटने का काम करोगे तो कलंग्स यही काम करते थे और इन लोगों ने यही करा। आप देख सकते हैं 1770 के अंदर कलंग्स ने कहीं ना कहीं डच के लोगों के ऊपर अटैक भी करा था। ये डचेस लोगों का उस समय किला था, जब बनाया गया था किला वहाँ पे
डच लोगों ने अपने किले बनाए थे, तो इसका विरोध करने के लिए कलंग्स लोगों ने इन पर अटैक भी करा था। लेकिन आपको पता है कि अटैक जो होते हैं, विद्रोह जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने अटैक करा था तो एक टाइम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर ओवर कंट्रोल कर लिया था, है ना, कंट्रोल कर लिया था। सेम ऐसा ही उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखो तो डच लोगों ने जावा के लोगों के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि उनके पास आर्मी है, उनके पास वेपन्स है। लेकिन यहाँ पे कलंग्स लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए उन पर अटैक भी करा था, ऐसा कि नहीं अटैक नहीं करा था। ये वॉर बड़ा फेमस है। ये पिक्चर मैंने गूगल से निकाली है आपको समझाने के लिए कि कलंग्स और डचेस के बीच में जो लड़ाई हुई थी। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी इन सारी चीज़ों को डीपली नहीं बताती, पर ये पाठशाला चैनल आपको डीपली बताने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जब अंग्रेज लोग पूरी तरीके से, अंग्रेज अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर मैं अंग्रेज यहाँ पे बोल रहा हूँ तो फोकस करिएगा कि कहीं ना कहीं मैं डच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली डचेस लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट बना दिए। इस फॉरेस्ट को बनाने का मेन मकसद यही था कि जो कलंग्स लोग जंगलों के अंदर जाते थे उनको परमिशन ना मिले किसी भी तरीके की। रेलवेज के लिए बहुत बड़ी मात्रा में इनको डिमांड्स थी लक्कड़ की, शिपिंग के लिए बहुत बड़ी डिमांड थी इनको लक्कड़ की। इसीलिए आप देख सकते हैं 1882 के अंदर लगभग जो स्लीपर्स थे 2,80,000 स्लीपर्स उन लोगों ने जावा से एक्सपोर्ट करे दूसरी कंट्रियों में। आप देख सकते हो रेलवे बिछाई इसलिए गई थी ताकि बहुत बड़ा जो लक्कड़ था स्लीपर्स के लिए, आपको मैंने, अगर आपने मेरी पहले वाले पार्ट की सीरीज़ देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि रेलवेज जब बनती है तो रेलवेज बनने के लिए वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसे लकड़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनको पैरेलली जोड़ा जा सके। तो इसके लिए भी इन्होंने लकड़ बड़ी मात्रा में काटी। तो इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया कलंग्स लोगों के लिए, कलंग्स या जो लोग उनके लिए अंडर में काम करते हैं, इस सिस्टम को इन लोगों ने बेलेंडो, मतलब एक वर्ड है, बहुत ही अजीब सा वर्ड है, लेकिन ये सिस्टम कहा गया। ये सिस्टम ये था कि जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे डच के अंदर, सॉरी इंडोनेशिया के अंदर, उनको कहा गया था कि अगर आप लोग हमारे लिए काम करोगे, जंगल में आग लगने से बचाओगे, जंगल के जीव जंतु के बचाओगे, जब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी लकड़ कटवाने की, अगर आप हमारे लिए काटोगे तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे अंदर रहने के लिए, अंदर लकड़ों का इस्तेमाल करने के लिए। इस सिस्टम को ये सिस्टम कहा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डच के लोगों ने सिस्टम बनाया उन लोगों के साथ। लेकिन एक समय आया, एक दौर आया, और वहाँ पे अगर आप देखो तो एक गांव है जावा के आसपास, आपको एक गांव मिलेगा। इस गांव का नाम है रडुल टोम गांव, जो भी इस गांव का नाम है। वहाँ पे एक फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था सुरकोटियो समिन। सुरकोटियो समिन आप देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है इनके सुरकोटियो समिन की, ये उनकी फैमिलीज के लोग हैं। उन्होंने कहा कि डच के लोग जो हैं वो किस तरीके से इन जंगलों पे अपना अधिकार अपना रहे हैं। समीन्स का चैलेंज यही था, वो पूरी तरीके से डचेस लोगों को निकाल फेंकना चाहते थे। वो ये कहना चाहते थे कि जंगल जो है वो तो जंगल, पानी, हवा, वो तो नेचुरल है ना, वो किसी ने बनाया थोड़ा ना है। तो उन्होंने कहा टीक फॉरेस्ट, जो विलेज का टीक फॉरेस्ट है, वो पूरी तरीके से स्टेट की ऑनरशिप में कैसे आ सकता है। आने का रीज़न ये हो सकता है कि अगर उन्होंने खुद बनाया होता तो 1890 में डच के अंदर ये आंदोलन बड़ी तेज़ी से फैला। ये आंदोलन इन व्यक्ति की वजह से फैला क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से ऊपर क्वेश्चन करना चालू कर दिया। जैसे हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्वेश्चन करा अंग्रेजों से कि आप ये कैसे कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। सेम ऐसा ही वहाँ पे डच के अंदर ये जो व्यक्ति हैं, इनका ये नाम है, ठीक है ना, ये नाम है, पेपर के अंदर ज़रूर आता है। इसको हम क्या कहते हैं, सुरकोटियो समिन्स कहते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं उस विलेज के अंदर ये आंदोलन चलाया। जैसे हमारे इंडिया में चिपको आंदोलन चला था, हम पेड़ चिपक के क्या कहते हैं पेड़ों को बचाते थे। तो उस टाइम पीरियड पे टीक ट्री जो था वो 1990 और 40 के दौरान बहुत तेज़ी से ये आंदोलन बहुत रूप अच्छा लिया था। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। इन्होंने ये बताया कि ही आर्ग्यू दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड, वाटर, अर्थ एंड द वुड, सो इट कुड नॉट ओन इट। मतलब मेन बात है कि उन्होंने ना जंगल बनाई, ना पानी बनाया, ना हवा बनाई, लकड़ बनाई। तो इस विलेज के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ और ये कहा गया कि भैया ये कैसे ऑन कर सकते हैं। इसका साथ देने के लिए, इन व्यक्ति का साथ देने के लिए उनके सारे परिवार के लोग साथ आए और फिर फाइनली इन लोगों ने इनका विरोध किया। ये चैलेंज था। और लेकिन ऑफकोर्स आपको पता है कि इन लोगों ने कैसे चैलेंज करा। जब पेड़ कट रहा था तो ये लेट जाते थे, हम लोग चिपक जाते थे पेड़ों से, ये लेट जाते थे कि ट्रक ना चल पाए या ट्रैक्टर ना चल पाए या उनका जो क्रेन से जो पेड़ों को काट रहे हैं वो ना काट पाए। लेकिन ऑफकोर्स इन लोगों ने तरीका निकाला कि हम टैक्स नहीं देंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, ये सारे तरीके थे। लेकिन ऑफकोर्स ये कहीं ना कहीं फेल हुआ।
लेकिन शुरुआत हुई थी, डचेस लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी, ये बहुत बड़ी बात है। फाइनली अब आपको पता होगा डच लोग निकलने लग गए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आ गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर अगर आप देखो तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जापानीज़ कॉलोनी वहाँ बननी चालू हो गई, क्योंकि जापान की कॉलोनी का इफेक्ट अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं डच और इंडोनेशिया के ऊपर हुआ था। यहाँ पर जब जापान के लोगों ने कब्जा कर लिया इंडोनेशिया के ऊपर, तो फिर इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम अगर आप देखो तो सिस्टम है स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी। स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी क्या है, ये पेपर के अंदर आता है। ये और आगे आ गया, 1914 1918 की बात हो रही है। यहाँ पे जब जापानीज लोगों ने अपनी कॉलोनी बना ली और डच लोग चले गए, तो उस टाइम पीरियड पे फिर इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जापानीज लोग जब लक्कड़ लेके यहाँ से जाते थे तो वो जानबूझ के उन लक्कड़ के बड़े बड़े लॉक्स को जला दिया करते थे। उसका कारण क्या था, उसका कारण सिंपल सा यही था, वो ये कहना चाहते थे कि जो भी लक्कड़ लेके जा रहे हैं ये लोग, उन्हें अगर हम नष्ट कर देंगे तो ऑफकोर्स जापानीज लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लॉग्स हुआ करते थे, ये उन पूरे लॉग्स को जला दिया करते थे। ये दिखाने का एक तरीका था कि पहले प्रथम 2 विश्व युद्ध के अंदर जो समीन्स थे या जो वहाँ के जावा के जो लोग थे, वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हमारे जंगलों का इस्तेमाल, हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कोई और कर पाए। तो एक तरीका था। बाद में जापानीज कंट्री टू एक्सप्लोटेशन द फॉरेस्ट, काफ़ी लंबे समय तक वो एक्सप्लोटेशन करते रहे, उनको जितना कुछ मिलता रहा वो लूटते चले गए। लेकिन 1990 के दशक तक आते आते एशिया और अफ्रीका की सरकारों ने देखना चालू कर दिया कि कहीं ना कहीं हमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द पीपल टू कीप फॉरेस्ट कम्युनिटी अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट। और बाद में फिर ये देखा जाने लगे 1980 के दशक के टाइम पीरियड में कि कहीं ना कहीं वन समुदायों को जंगल से दूर रखने की नीति परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा गंभीर रही। मतलब अगर वनों में रहने वाले लोगों को हम उनसे दूर रखेंगे तो ये हमारे लिए ही नुकसान है। इसलिए लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल टुडे आर थिंकिंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जंगल के जंगल भी बचे रहे और जो फॉरेस्ट कम्युनिटी जो फॉरेस्ट पर निर्भर थी वो भी बची रहे। तो उनके लिए जॉब्स का कुछ क्रिएशन करना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर एंड आई होप दैट आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ईपी फैमिली पे नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िएगा। ये पाठशाला का इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप 9th क्लास के हिस्ट्री देख रहे थे। मेरा नाम विजय है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड आई होप दैट दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।